नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पीसीएस परीक्षा 2013 में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तथा उनसे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोग को पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 यानी कि एक वर्ष के दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अलग अलग 4 संधियां हुई राजस्थान के कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम काल अनुक्रम सही है, यानी कि सीक्वेंसिंग बैठानी है, हमारे को सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा कि कौन कौन सी सही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इन संधियों में देखें तो सबसे पहली बात आती है करौली की संधि की। यह करौली की संधि जो थी यह होती है नवंबर 1817 में। अब इस सीक्वेंस में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर सी सबसे पहले आ रहा है वही हम लोग का आंसर होगा। तो सी एलिमिनेट हो जाएगा और ए एलिमिनेट हो जाएगा इस हिसाब में। तो नवंबर 1817 वाला मामला बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग या तो सी के बाद में डी आएगा या सी के बाद में ए आएगा। तो देखिए, सी के बाद में एक्चुअल में आएगा एक कोटा की संधि। अब जो कोटा वाली संधि है यह आप लोग को याद रखना होगा कि यह संधि हुई थी दिसंबर 1817 में। ठीक, और इसके अलावा बाकी हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे सीक्वेंस बैठता जा रहा है तो हमें पता लग गया कि ए आएगा, तो बी अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, डी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सही आंसर। लेकिन 2 संधियाँ और हैं, जोधपुर और उदयपुर वाली। ये कब कब हुई ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, जोधपुर वाली होती है यहाँ पर 6 जनवरी को। डेट क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी 1818 को होती है। उदयपुर वाली भी इसके 7 दिन बाद यानी कि 13 जनवरी 1818 को हो जाती है। तो इस हिसाब से 2 संधियाँ जोधपुर और उदयपुर दोनों जनवरी के महीने में हुई हैं। बाकी कोटा और करौली वाले का वर्ष तो एक ही है लेकिन महीने अलग अलग है। इसके हिसाब से हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी, CABD, यह सही आंसर है। ठीक है, तो डी उत्तर के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इससे जुड़ी कुछ संधियाँ आपकी स्क्रीन पे हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देख लीजिए ज़रा, थोड़ा प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है हमेशा अंत में, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। बिल्कुल ठीक बात है, राजा के नियंत्रण में ही हुआ करती थी। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। जागीर भूमि का जो सिस्टम था वह पूरी तरह से पैतृक ही था, यानी कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके पुत्र, यह सीक्वेंसिंग चला ही करती थी। तो ये भी ठीक है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। यह भी व्यवस्था थी, यह भी सिस्टम चलता था। उनके दायित्व कर्तव्यों की स्थिति में उनको कुछ भूमि दे दी जाती थी। चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। ये जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हम लोग का गलत है। वैसे ऊपर के 3 सही हो गए तो भी पता लग जा रहा है कि हमारा डी उत्तर होगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है इन्होंने। चरणोता भूमि के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है इसमें आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चरणोता भूमि है उसको गोचर भूमि के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब ये जो भूमि थी खासतौर पर राजा के नियंत्रण में नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसके ऊपर नियंत्रण होता था किसी गांव का या गांव की पंचायत का सामूहिक अधिकार रहता था। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ लिख दिया उन्होंने राजा का नियंत्रण होता था, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। इसी के साथ कुछ खास बातें इस प्रश्न की। वहीं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है। कह रहे हैं कि अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार हैं। देखो, उस समय हम लोग देखते हैं तो खास तौर पे अगर आप आज भी फोटोज़ वगैरह देखेंगे हड़प्पा मोहरों की तो आपको इस रूप में देखने को मिलने वाली हैं। जनरली आपको यही शेप देखने को मिलेगी हड़प्पा मोहरों की। स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता था, इस पर पशु आकृतियाँ हो गई, लेख हो गए, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती थी। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा संस्कृति की लिपि है, पहली बात तो चित्रात्मक लिपि है, लेकिन चित्रात्मक होने के बावजूद भी इसकी एक खास स्थिति यह है कि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये इसका खास मामला है। तो अधिकांश जो हम देखते हैं वर्गाकार ही होती थी, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की बनी है, यही देखने को मिलता था। मोहरे जो हुआ करती थी मुख्य रूप से सेल खड़ी की ही बनाई उस समय जाती थी, तो यह भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो कह रहा है स्टेटमेंट कि कुछ मोहरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं हैं। तो देखो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आकृति बनाई ही जाती थी। कुछ मोहरे बिल्कुल ऐसी मिली हैं, आप लोग को NCERTs में भी देखने को मिल जाएंगी, खासतौर पर 12th वाली NCERT में, कि लेख लिखे हुए कुछ ना कुछ उन्होंने लिख दिया है, लेकिन चीज़ें बाकी फिर उस पर कोई भी आपको आकृति वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट में हम लोग का सही हो गया। तो स्टेटमेंट तो हम लोग के तीनों ही सही हो रहे हैं, तो तीनों सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा।
डी उत्तर के साथ हम लोग चलते हैं आगे। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आप लोग जनरली पढ़ते जानते समझते ही रहते हैं, ठीक है। कब खोज हुई, कैसे कैसे खोज हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल है, कहाँ तक विस्तार है, ये सभी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है। हड़प्पा संस्कृति राजस्थान के मामले में भी ज़रूरी है, तो आपको इसलिए भी चीज़ें याद रखनी होंगी। तो प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है। देखो, वेदांग की स्थिति जो थी वह यह थी कि वेदों के अंग बनाए गए ताकि वेदों को अच्छे से समझा जा सके, गद्य रूप में, पद्य रूप में, और जो थोड़ा सा वह बल्कि हो जाते थे वह बल्कि ना रहे और ज्ञान का आदान प्रदान सरल हो सके। तो इसी वजह से वेदांगों की रचना की गई। कुल 6 वेदांग बनाए गए थे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसका अर्थ यह है कि इसमें से एक वेदांग तो नहीं है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, अलंकार। देखो, अलंकार नाम से कोई भी वेदांग नहीं है, देख के ही पता चल रहा है यह विकल्प हम लोग का यहाँ पर गलत हो जाता है। घटक नहीं पूछा इसने भी, गलत है। अब शिक्षा, व्याकरण और छंद के अलावा अगर हम लोग 3 और वेदांगों की बात करें तो कौन से हैं? कल्प है, निरुक्त है और ज्योतिष है। तब जाकर के ये 6 पूरे होते हैं। तो 6 कौन कौन से हमारे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 6 के 6 जरूर याद रखिएगा, दोबारा से भी पूछ सकता है किसी भी रूप में आप लोगों से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। फिर एक बार चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया था वह है। देखो, अशोक ने बहुत सारे अपने लेख लिखवाए, अभिलेख बहुत सारे हैं उसके, आज भी देखने को मिलते हैं। और अशोक के अभिलेख बताते हैं कि साम्राज्य विस्तार बहुत दूर दर तक था। चीज़ें तो ठीक है, ईजी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ था। वही चीज़ यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। प्राकृत, अरेबिक, यूनानी और रोमन। देखो, अरेबिक का प्रयोग नहीं हुआ था, सीधा सीधा सिंपल आंसर है इसका, इसमें कोई भी बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके समय में जो प्रसिद्ध भाषाएं थी वह प्रसिद्ध में प्राकृत बहुत अधिक थी, यूनानी चलती थी, रोमन भी चला करती थी। सभी चीज़ें इसी प्रकार थी, सिस्टमेटिक कुछ ठीक था। लेकिन अरेबिक का उस समय हमें कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख कहीं किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम देखते हैं स्थिति को, पता लगता है कि 33 अभिलेख मिले हैं। मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र वाले जो अभिलेख थे उसके अंदर इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। पश्चिमी क्षेत्र में चले जाते तो यूनानी भाषा देखने को मिलती है, हालांकि आरामाइक भी वहीं पर उसके साथ में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और लिपि का अशोक के समय प्रयोग किया गया था, वह थी खारोष्ठी लिपि। तो शाहबाजगढ़ी मानसेरा यानी कि खासतौर पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो इसने अभिलेख बनवाए उसमें खारोष्ठी का उपयोग किया था। तो अरेबिक सही उत्तर है हमारा, बी के साथ हम लोग चलेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारे अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख, सुई विहार अभिलेख, रावटाक अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। 4 अलग अलग अभिलेख हो गए हमारे पास, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बेसनगर स्तंभ अभिलेख है। इस अभिलेख को हेलियोडोरस अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलियोडोरस के द्वारा इस स्तंभ की रचना करवाई गई थी, इस अभिलेख की रचना करवाई गई थी, तो इसी वजह से ही इसको नाम जो था यह हेलियोडोरस का स्तंभ अभिलेख भी कह दिया जाता है। ईसा पूर्व शताब्दी में इसके द्वारा यह सभी कार्य किया गया था। चीज़ें याद हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आप लोग को। तो यही एक ऐसा अभिलेख है जो बताता है हमें कि किस प्रकार हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव था। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर ए। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था क्या? अधिपति कहलाता था, जेठक कहलाता था, अग्रपति कहलाता था या वाणिक कहलाता था? तो देखिए, हर एक शब्द का अपना एक अलग मतलब, लेकिन क्या होता है कि प्राचीन भारत के अंदर जेठक जो है वह बिल्कुल जुड़ जाता है श्रेणी से आकर के, ये याद रखिएगा आप लोग। तो श्रेणी का मुखिया जेठक। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रेणी क्या होती है। तो देखो, प्राचीन काल में सहयोग आधारित जो व्यापारिक आर्थिक संगठन थे, एक समय ऐसा होता है कि उन संगठनों का जो भी नाम था उस समय, यानी जनरली सहयोग आधारित व्यापारिक संगठन कहा जाता था, लेकिन समय बदलते बदलते जब हम देखते हैं कि ईसा से लगभग 800,000 वर्ष पहले तक इन सभी सहयोग आधारित व्यापारिक संगठनों के लिए श्रेणी शब्द बहुत अधिक लोकप्रिय होना लग जाता है। और सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं होता, बल्कि एक ऐसा समय भी आता है जिस समय वैधानिक मान्यता मिलती है श्रेणी को, और जितने भी सहयोग आधारित संगठन होते हैं इन सभी के लिए श्रेणी का ही प्रयोग किया जाता है, श्रेणी की ही संज्ञा दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें चलती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी, जेठक जो है वह श्रेणी का मुखिया कहलाता था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। श्रेणी क्या थी ये भी आप लोग को मैंने बता दिया। राजेंद्र वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, राजेंद्र प्रथम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। राजेंद्र प्रथम कौन?
इतिहास में सबसे खास विशेष चौल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम की बात यहाँ पर हो रही है। कह रहे हैं कि उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। बिल्कुल, उसने पूरे भारत में अभियान किए थे, काफ़ी अच्छी स्थिति थी उसकी, तो हम देखते हैं कि प्रभाव अच्छा खासा रहा और एक सुदृढ़ चौल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। चौल साम्राज्य का इतिहास आज भी बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके शासक भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया थे और पूरा साम्राज्य भी बहुत बेहतरीन था। तो गंगा की घाटी में इसने एक सफल सैन्य अभियान भेजा था, बिल्कुल ठीक है। इसने गंगईकोट चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया, जी बिल्कुल किया, ये बात भी ठीक है। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया, बिल्कुल किया था। श्रीलंका में भी अभियान किया था, बहुत पास है अगर हम लोग देखें तो, दक्षिण भारत और श्रीलंका। उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा था। ऐसे कोई भी उल्लेख हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता चीन वाला मामला, यह गलत है। तो 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो रहे हैं। चाइना से इसका कोई लेना देना कभी नहीं रहा है। ऊपर के जब 3 हो जाते हैं ठीक, तो 3 हम देखते हैं, जहाँ पर 1, 2 और 3 होगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। सल्तनत काल में सोनधर क्या हुआ करता था, आपको ये बताना है। भू राजस्व पर एक उपकर, नहरी जल पर लगाया गया कर, गंगा के दोआब में लगाया गया विशेष कर और कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण। देखो ऊपर वाली स्थिति में तीनों के तीनों कर हैं, यहाँ पर एक हमें ऋण मिला है और दरअसल यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। सल्तनत काल में कृषि को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया और कृषि से ही मुख्य रूप से देखा जाता है कि भाई लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी हुआ करता था और कृषि ज़रूरी थी सबके जीवन के लिए भी। तो जो शासक हुआ करते थे उस समय, जिनको हम लोग सुल्तान कहते हैं, तो सुल्तान की स्थिति इसी प्रकार थी कि वो लोग कहते थे कि आप ऋण ले लो, आपको जो आवश्यकता आप हमसे पैसे लो, उसके आधार पर अपनी पूरी कृषि करो, व्यवस्था संभालो, बहुत अच्छा मामला रहने वाला है। तो यही सारा का सारा सीक्वेंस रहता है, सिस्टम रहता है। तो बिल्कुल इसके ही कृषि विकास होती है पूरी की पूरी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक समय पर यह सोनधर बन जाता है। तो सोनधर के लिए प्रश्न का सही उत्तर डी। इसी के साथ चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है। आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, नागौर की रानी मान कंवर के मनोविनोद और साहित्यिक पहेलियाँ। 4 ऑप्शन यहाँ भी, इसका उत्तर रहेगा बी, क्योंकि जो मान कौतूहल है इसकी रचना की गई थी मानसिंह के द्वारा। ग्वालियर के राजा थे उस समय ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका इंटरेस्ट बहुत अधिक था संगीत के अंदर, तो इन्होंने संगीत को लेकर के ही एक अच्छा खासा संकलन किया। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का जो संकलन किया इन्होंने, उसको ही हम लोग आज के समय में मान कौतूहल के रूप में जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर बी। इसी का चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी का हिस्सा है। देखो फतेहपुर सीकरी अपने आप में बहुत खास है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इमारतें बहुत सारी हैं। तो कौन कौन सी इमारतें हैं उसके बारे में पूछा गया। जोधाबाई का महल, मरियम का महल, पंचमहल और बीबर का महल। देखो जब हम फतेहपुर सीकरी को देखते जानते समझते हैं, उसमें हमें ये सभी घर और महल मिल जाएंगे। सभी सही उत्तर है इसके, यानी कि हम लोग जाना चाहेंगे डी के साथ, उपयुक्त सभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खास है पूरा मामला फतेहपुर सीकरी का। अकबर ने इसका निर्माण कराया था। इसमें अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ बुलंद दरवाजे की स्थापना भी की थी। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है, घूमने गए होंगे तो देखा होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाते हैं फतेहपुर सीकरी घूमते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि सलीम चिश्ती की दरगाह, मरियम महल, पंचमहल, ख्वाब बाग, अनूप तालाब, बीबर का घर, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और जोधाबाई का महल, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल जाएगा। खैर इस प्रश्न का उत्तर डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाई युग्म मिलान करने हैं हमें, ठीक है। एक तरफ दे रखी है सूची 1 और सूची 2, मतलब मुरीद, मुर्शिद, अभंग और पुष्टि। कह रहे हैं कि इनका अर्थ बताइए क्या होता है। देखो मुरीद का अर्थ क्या होता है, हो सकता है कि आप लोगों ने मुरीद पढ़ा हो, यदि नहीं पढ़ा तो सुना तो ज़रूर होगा। और बहुत सारे लोग कह देते हैं, जैसे कि शेर व शायरी के समय कह देते हैं, गाने के समय कह देते हैं, अगर आप शोज़ देखते हो वहाँ भी कह देते हैं कि हम आपके मुरीद हो गए हैं। तो मुरीद होने का मतलब क्या है कि आप इतना अच्छे से किसी क्षेत्र में निपुण हैं, आपके पास एक विशेष कला है या किसी मामले में आप इतने अच्छे खास हैं कि मतलब लगता है कि हाँ एक अच्छे स्तर पर आप पहुँचे हुए हैं। तो कोई आपका जब मुरीद हो जाए तो उसका अर्थ ये हुआ कि वह आपको खुद अपना गुरु मान रहा है या आपसे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, आप सीखना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से मुरीद का अर्थ होता है कि शिष्य हो जाना। तो सूफी शिष्यों के लिए यह टर्म शुरू हुआ था एक समय पर और अभी आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो ए के लिए हम लोग जाएंगे किसके साथ में, 2 के साथ में जाना चाहेंगे, ठीक है। जहाँ पर ए के लिए 2-2 लिखा हुआ है वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे एक ही जगह पर 2 लिखा हुआ है, कहीं और नहीं लिखा हुआ, बाकी जगह 3 है। तो इसके हिसाब से हमें पता लग रहा है साफ साफ कि
बी होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ये हमें यहाँ देख करके ही पता चल गया। बाकी आगे भी देख लेते हैं। मुर्शीद है, मुर्शीद का अर्थ क्या होता है? मुर्शीद जो होता है अपोजिट होता है मुरीद का, गुरु चेला, यानी कि जब चेले के लिए मुरीद हो रहा है तो गुरु के लिए मुर्शीद हो जाएगा। तो जो सूफी गुरु और पथ प्रदर्शक हुआ करते थे उनके लिए हम लोग लेते हैं, तो बी के लिए हम लोग जानना चाहेंगे 3 के साथ में, यहाँ पर भी 3 है, ये भी ठीक है। सी के लिए दे रहे हैं कि यानी कि अभंग का अर्थ होता है विठोबा में समर्पित भक्ति काव्य, और पुष्टि का अर्थ होता है ईश्वर की अनुकंपा। सीधा सीधा मामला क्लियर है। बी प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ चलते हैं आगे। अलग अलग टर्मोलॉजी है तो याद इस तरह से आप करते भी रहिएगा चीज़ों को। 13वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि 2 स्टेटमेंट है, जरा पढ़ के बताओ क्या है इसका उत्तर। दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले में कह रहे हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया था। देखो 1813 का चार्टर एक्ट इस मामले में खास है कि इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर, या जो पूरा ये क्षेत्र है हमारा ईस्ट इंडीज़ वाला, वहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कहा था कि नहीं भाई अब आप अकेले नहीं करोगे। हालांकि इस समय 2 क्षेत्र थे, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। यह जो व्यापारिक एकाधिकार है यह खत्म होता है 1833 के अधिनियम में जाकर के, लेकिन अभी व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति 1813 से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर कह देते कि जी अब भारत के अंदर या भारत के साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं अकेले नहीं करेंगे, सभी कंपनियाँ कर पाएंगी जितनी भी है वहाँ पर, सबको अधिकार दे दिया। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के हितों में निर्धारित होने लगी थी। यह भी एक मामला है क्योंकि बुर्जुआ वर्ग के हित में निर्धारित होंगी तो ही जाकर के हम सबको अधिकार मिलेगा। जो एक विशेष प्रभुत्व है या मोनोपोली है वह हम देखते हैं कि यहाँ पर खत्म होने लगेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी तो उसके हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही लिखा हुआ है कि दोनों सही है। सभी एक्ट बहुत खास है, पढ़ते रहिएगा। यहाँ 1813 का पूछा हो सकता है, आगे कोई दूसरा आप लोगों से पूछ लें। अगले प्रश्न में हमारे कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविंग को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सी मांग या मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी? देखो वर्तमान में जो स्थिति थी, मतलब जिस समय की हम लोग यह बात कर रहे हैं 11 सूत्रीय मांगों वाला समय 1930 की बात है। दरअसल इस समय क्या होता है कि महात्मा गांधी ने काफ़ी लंबे समय से कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया था। पिछला बड़ा आंदोलन जो था वह तो असहयोग ही था। असहयोग आंदोलन हम सभी को पता है कि विफल हो गया था, मतलब रोक दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो डिमांड हो रही थी कि महात्मा गांधी जी कुछ बड़ा आंदोलन कीजिए, कुछ बड़ी बात छेड़िए, कुछ बड़ी स्थिति आप लोग प्रस्तुत कीजिए अंग्रेजों के सामने, वरना अंग्रेजों को लगेगा कि हम लोग स्वतंत्रता चाहते ही नहीं। तो महात्मा गांधी ने योजना बनाई। महात्मा गांधी ने योजना इस प्रकार बनाई कि लॉर्ड इरविंग नहीं माने। जब वो नहीं मांगेगा तब हम कहेंगे कि ठीक है हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया लॉर्ड इरविंग के लिए। लॉर्ड इरविंग ने इसकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तब जाकर के फिर महात्मा गांधी ने आगे स्थिति बढ़ाई और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया डांडी मार्च के साथ। तो यही सारा मामला है। पर पूछा गया है, हमें सिर्फ 4 यहाँ बातें दी गई हैं, 4 बातें रख करके कहा गया कि बताइए कौन सा इसमें शामिल नहीं था। आपसे यह कहा गया है जैसे कि भू राजस्व में 50% की कमी कर दीजिए और नमक कर को समाप्त कर दीजिए। नमक कर के ऊपर अंग्रेजों की विशेष स्थिति थी, अच्छा खासा नियंत्रण बनाए हुए थे। तो अंग्रेज नमक कर पे से चीज़ों को नहीं हटाएंगे या इसके ऊपर जो एकाधिकार है वो बनाए रखेंगे, यह पता था। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि नमक कर को समाप्त कर दीजिए और भू राजस्व में 50% कमी कर दीजिए। 50% की स्थिति भी बहुत बड़ी थी। तो महात्मा गांधी को पता था नहीं मानेंगे ये, तो आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इन्होंने प्रस्ताव में रखा, बिल्कुल ठीक है। रुपये स्टर्लिंग की विनिमय दर को उन्होंने कहा था कि कम करने पर ध्यान दीजिए। यह भी दबाव बनाया था, लेकिन यहाँ पर भी इरविंग ने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं मानेंगे। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% कमी करने के लिए बोला था, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए सेना ज़रूरी थी, प्रशासन मेंटेन करना ज़रूरी था, मना कर दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी दे दीजिए। महात्मा गांधी ने यह मांग प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि महात्मा गांधी ये मानते थे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है यह हिंसा के अंदर दोषी है, ना कि अहिंसा के तहत। इनके जो भी कार्य हैं, जो भी प्रयोजन है, सब हिंसा वाले हैं। तो इसी वजह से इन्होंने हिंसा को कभी सहयोग नहीं किया। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की माफ़ी की बात इन्होंने अपनी इस 11 सूत्रीय मांग में प्रस्तुत नहीं की थी। तो यही है हम लोग का एकमात्र ऐसा विकल्प जो उसमें शामिल नहीं था। तो डी के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। हालांकि 11 सूत्रीय मांगे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें अनेक बातें रखी गई, जैसे कि पूरी तरह से मदिरा निषेध हो जाए, विनिमय दर को घटा दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया भी, कह रहे थे कि 4 पेंस कर दीजिए, भूमि लगान को आधा कर दो, ठीक, या फिर नमक कर को समाप्त कर दो, या सैन्य व्यय के अंदर 50% कमी कर दो। ये सभी बातें इनके द्वारा प्रस्तुत उस समय की गई थी। 11 सूत्रीय मांगों में सब कुछ शामिल था।
इसके अलावा इसमें यह भी शामिल था कि बड़े अधिकारियों का जो वेतन है वो आधा कर दो, विदेशी कपड़ों के आयात को प्रतिबंधित कर दो। कैसे ही पॉसिबल था? अंग्रेजी पूरा का पूरा जो भी व्यापार था या जो भी सिस्टम चल रहा था वो इसके आधार पर तो चल रहा था। कह रहे थे कि भारतीय जो बंदरगाह है सिर्फ भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दो, गुप्तचर विभाग को समाप्त कर दो, आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दो और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। कैसे पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती है। एक समय हम लोग देखते हैं जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो बहुत सारी बातें महात्मा गांधी को उस समय मांग ली जाती है। मान ली इसलिए भी जाती है क्योंकि उस समय ज़रूरी था कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएं और भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाए। पर प्रश्न का उत्तर ए के साथ ही हम लोग चलेंगे आगे। और आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, क्योंकि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वर्ष 2013 की परीक्षा में पूछे गए सभी आप लोग के साथ साझा कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आई होगी, तो ज़रूरी है आप लोग इसे बाकी साथियों तक भी शेयर करें। वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।